सच बताऊँ तो मेरे को लग रहा था मेरा पेपर बहुत बेकार हुआ है और इस बार भी कुछ खास होने नहीं वाला, तो मैं रिस्पॉन्स शीट चेक ही नहीं किया, मैं डायरेक्ट रिजल्ट देख रहा हूँ। 3 घंटा जो एक्चुअल एग्जाम का था वो कैसे था कि आपने स्पीड की बात करें चाहे एक्यूरेसी की बात करें जिसमें हाथ पैर मार सकता हूँ उसमें हाथ पैर मार के मैं कैसे भी अटेंड कर ही लेता हूँ। कि पिछला साल मेरा एग्जाम भाई फेल कर गया कि मेरा क्वालिफाई भी नहीं हुआ, ऐसे सिचुएशन में तो और ज़्यादा प्रेशर आता है। मैं हॉस्टल से घर भी बहुत आखिरी में ही गया था, मेरे को घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे आप बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा गेम चेंजर रहा है। करके वीडियोस देख देख के समझ आया कि अच्छा ऐसे करना है ऐसे करना है। साल अच्छे से देते हैं, मॉक टेस्ट बहुत अच्छा करते हैं, रिवीजन प्रॉपर्ली करते हैं, सब चीज़ अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं वो 3 घंटे में क्या हो जाता है, हमारा रिजल्ट एक्स एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आता है। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज आपके और हमारे बीच है चमन पटेल, जो कि एनआईटी रायपुर के पास आउट स्टूडेंट है, जिनका गेट 2026 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 16 लगा है। आज के इस वीडियो में इन्हीं चमन पटेल के कंप्लीट गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे गेट नॉट क्वालिफाइड से गेट क्वालिफाइड और फिर 16th रैंक लाने तक का इनका सफर रहा है। आज के इस वीडियो में हर वो चीज जो आप एक रैंकर के अंदर से जानना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में हर वो चीज जो आप एक टॉपर के अंदर से जानना चाहते हैं, जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। वेलकम चमन पटेल, आपका माइनिंग ज्ञान के इस स्पेशल इंटरव्यू में स्वागत है। थैंक यू सर। आपने गेट 2026 एग्जाम में AIR 16 जैसा उम्दा रैंक हासिल करा है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। आपकी मेहनत और लगन ने सफलता को सच कर दिखाया है। थैंक यू सो मच सर, पहले तो आपकी सारी बधाइयों के लिए। तो जैसा कि टीम ने बताया कि आप NIT रायपुर के ग्रेजुएट है, लास्ट ईयर भी आपने गेट एग्जाम दिया था, इस बार भी आपने गेट एग्जाम दिया, 16th रैंक आपने हासिल करा। मुझे लगता है ये NIT रायपुर का इस बार का बेस्ट रैंक है। तो ये जो चेंज आया लास्ट ईयर नॉट क्वालिफाइड से क्वालिफाइड, क्या ऐसा चेंजेस है जो आपने किया जिसके चलते ये रैंक आपको हासिल हुआ? सर बेसिकली लास्ट ईयर मैं बोलूँगा कि प्रिपरेशन शायद उतना अच्छा नहीं था जितने मेरे फ्रेंड्स का था। तो फ्रेंड्स ने काफ़ी गाइड किया है इस साल, और सबसे अच्छी बात तो ये कि टेस्ट सीरीज़ लिया हूँ मैं इस साल माइनिंग ज्ञान का, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली है मेरे को। और सर वही मेंबरशिप भी पहली बार ही माइनिंग ज्ञान से जुड़ा हूँ इस साल, तो ये यूट्यूब मेंबरशिप, तो सर उससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। और बेसिकली मॉक टेस्ट वगैरह एनालाइज करने के बाद समझ आया कि कुछ टॉपिक्स जो बहुत वीक थे उनको अच्छे से मैंने देखा, जैसे कि मैथ्स में पूरा अच्छे से देखा हूँ माइनिंग ज्ञान का, और कुछ कुछ सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स मैंने यूट्यूब से बहुत क्लियर हुआ है मेरे, तो उसके कारण बोल सकते हैं कि रैंक थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। जैसा कि टीम ने मुझे बताया कि आप NIT रायपुर के ग्रेजुएट है और रायपुर में ही आपका घर है, होम टाउन आपका रायपुर है। यस। दोनों सेम जगह होने के क्या आपको ऐसे बेनिफिट मिले या फिर ड्रॉबैक हुए, आप प्लीज़ बताइए। सर बोल सकते हैं थोड़ा बेनिफिट तो हुआ है। बेसिकली घर रायपुर में ही है लेकिन कॉलेज काफ़ी दूर है, तो हॉस्टल में ही रहना पड़ता था। तो ऐसा है कि मेरे फ्रेंड्स मतलब कभी मैं तुरंत घर आ जाता था, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह होता था तो लेकिन मेरे फ्रेंड्स नहीं जा पाते थे घर, तो वो है। और कभी भी कुछ भी रिज़ल्ट ख़राब हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो घर आके रह सकते हैं, ना दुख सुख शेयर कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से घर जाके, लेकिन वो फ्रेंड्स को काफ़ी दिक्कत होता था। तो ये बोल सकते हैं कि थोड़ा बेनिफिट तो है, और पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो वो मोटिवेट करते थे कि पढ़ो, ये काम आएगा तुम्हारे, ये वो। हाँ सर, मतलब ठीक है कि घर में ही रहे, हम्म। और रहना तो हॉस्टल में हुआ, लेकिन ऐसे हॉस्टल के खाने से उब जाते थे तो घर जाकर घर का हाँ, खाना ये खा लेते थे। बेनिफिट होता था। और कॉलेज और हॉस्टल से ऐसे टायर्ड हो जाते थे तो मम्मी पापा के पास चले जाते, तो हाँ। स्ट्रेस रिलीव हो यस जाता सर, वो था। स्ट्रेस बेसिकली तो मैनेज हो जाता था। तो बेनिफिट तो बहुत सारे थे सर, बता शब्दों से बयान नहीं कर सकते कि यस। कॉलेज घर के पास या घर में मिल जाने या अपने सर मिल जाने के कई सारे फायदे हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है चमन, मम्मी पापा क्या करते फैमिली हैं? बैकग्राउंड में मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, गोडाउन इंचार्ज है मेरे पापा, और मम्मी जो है LIC एजेंट है।
और मेरा एक छोटा भाई है जो अभी बैंगलोर में जॉब करता है। ओके। ये सर। तो जैसा आप बता पा रहे हैं कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा तो नहीं है हम्म। और डिसेंट है, तो क्या ऐसा कभी प्रेशर आपके ऊपर आया है कि नहीं फैमिली के कई सारे एक्सपेक्टेशन हैं जो फुलफिल करना है, वो एक्सपेक्टेशन है जो कई बार हमको पुश करता है कि नहीं कुछ करना है मम्मी पापा के लिए, हाँ सर, मैं तो उसका आपके लाइफ में कितना ऐसे रोल रहा है या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? हाँ सर, प्रेशर तो रहा है क्योंकि अपने घर का सबसे एल्डेस्ट हूँ, तो प्रेशर तो बना के रखते थे घर वाले, लेकिन फिर भाई का इंटर्न वगैरह लगा तो थोड़ा मेरे को फ्री छोड़ दिए, तो स्ट्रेस रिलीफ हुआ, तो प्रिपरेशन अच्छे से हुआ मेरा। बाकी प्रेशर तो शुरू से ही था, एक्सपेक्टेशन भी रहती है। अब मैंने जी क्लियर कर लिया था, तो ये लड़का कुछ करेगा ऐसा कुछ था ही। आप 2025 के ग्रेजुएट हैं, कॉलेज के कई सारे हमारे एक्टिविटीज़ है या एकेडमिक जो भी लोड है, उन सब के साथ में आपने अपने प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करा? दोनों में क्या आपका ऐसा डिफरेंस दिखाई देता है कि भाई कॉलेज के लिए पढ़ाई और गेट एग्जाम के लिए पढ़ाई? सर, सब्जेक्ट्स तो कॉमन ही होते हैं, बस ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते। मतलब एकेडमिक्स चलने के टाइम पे आप प्रैक्टिस का उतना टाइम नहीं मिलता। जैसे अभी मैं एकदम फ्री था, तो अपनी मर्ज़ी से मॉक टेस्ट दे दिया, एनालाइज भी अपने टाइम के हिसाब से कर लिया। अगर आप कॉलेज में है तो आपको क्लास अटेंड करना है, उसके बाद फिर क्लास से आके अगर असाइनमेंट वगैरह मिल गया तो वो करना है। तो वो सब थोड़ा बहुत प्रेशर रहता था, और मैंने अपने मतलब प्रोजेक्ट गाइड भी थोड़ा अच्छा चूज़ कर लिया था, तो थोड़ा काम कराते थे वो। तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो उस टाइम थोड़ा प्रिपरेशन में इशू हो गया था। आप माइनिंग गैंग जैसा बताया आपने कि 2025 में ज्वाइन किया, माइनिंग गैंग ज्वाइन करने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या स्पेशल सपोर्ट है या क्या ऐसा गाइडेंस है जो माइनिंग गैंग से आपको मिला जो कि आपको आप बनाने में या चमन का रैंक 16 लाने में हेल्प करा? सर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे कॉन्सेप्ट जो मेरे को लगता था बहुत क्लियर हैं, वो माइनिंग यान के वीडियोस देखने के बाद पता चले कि नहीं है उतने। तो उससे कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुए, शार्प हुआ थोड़ा बहुत। और सर, वो आपके गाइडिंग वीडियोस तो आते ही रहते हैं फिर यूट्यूब में, तो मैं वो देख लेता था। और सर, वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो थोड़ा बहुत कम है मेरे, तो उससे ही बेसिकली अच्छे से पढ़ाई हुई। 1 महीना मैंने प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो की है और एनालाइज़ भी की अच्छे से। तो हाँ सर, हेल्पफुल तो है माइनिंग यान, ऐसा नहीं है। कोचिंग हेल्पफुल होता है। लास्ट ईयर आपके कॉलेज से बहुत बेहतरीन रिजल्ट लगा था, मतलब इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं, माइनिंग के कॉलेजेस है, उसमें बेस्ट रिजल्ट एनआईटी रायपुर का था। ऐसे लहर में कि जहाँ पे हर कोई जीत रहा है, हर कोई का बेहतरीन रैंक लग रहा है, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो वो जो नॉट क्वालिफायर वाला जो एक रहता है कि भाई गेट एग्जाम मेरे से निकला नहीं, मेरे दोस्त ने 21 रैंक लाया, 11th रैंक लाया, 7th रैंक लाया, फर्स्ट रैंक लाया एनआईटी रायपुर से, उस बीच में आप अपने आप को कैसे संभाल पाए, कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस दे पाए कि भाई नहीं, एक जो बैड रिजल्ट है वो मेरे कैपेबिलिटीज को डिफाइन नहीं करेगा? कैसे आपने रीस्टार्ट करा या वापस से जूझे इस एग्जाम के लिए, उससे बताइए। सर, तो रिज़ल्ट आने के बाद आप बोल सकते हो वही एक टर्निंग पॉइंट था। मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स अगर अच्छा रैंक भी नहीं ला पाए थे तो एटलीस्ट क्वालिफाई हो गए थे। हमारे एक सीनियर का भी ईयर 1 ही आया था, अनिकेत सर का। तो मेरे को बहुत रिग्रेट था कि मैं कनेक्शन वगैरह भी नहीं रखता था सीनियर से उतने, जो कोर गेट वाले थे उनसे। और तो सर वही, बहुत मैं हॉस्टल से घर भी बहुत आखिरी में ही गया था। मेरे को घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि रिज़ल्ट कुछ स्कोर नहीं कर पाया था मैं अच्छे से। और कंपनीज़ भी मैंने सारी छोड़ दी थी उस टाइम पे। 8 सेम की सारी कंपनीज़, सिर्फ एक बहुत सेलेक्टिव कंपनीज़ में अप्लाई करता था, तो प्लेसमेंट भी नहीं हुआ था मेरा उस कारण। तो सर, था बहुत डिप्रेशन तो था। फिर मैं घर आया, उसके बाद 1-2 महीना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। उसके बाद फिर वही फैमिली मोटिवेट करती है, जैसा कि मैं आपको बताया, मेरे पेरेंट्स काफ़ी मोटिवेट करते थे मेरे को। तो और मेरा एक रूममेट था भोज प्रताप, वो उससे कॉल में बात होती थी, तो उस वो भी काफ़ी मोटिवेट करता था मेरे को, तो उसके कारण ही सर प्रिपरेशन चालू कर पाया था मैं। भोज प्रताप जिसका 21 रैंक हाँ था, सर। वो इस बार हमारे गुरुद्रोण भी रहे हैं। हम्म। आपके प्रिपरेशन के दौरान चमन, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे आप बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा गेम चेंजर रहा है
ओवरऑल मेरे स्कोर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है, जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया प्रिपरेशन के दौरान। गेट एग्जाम में भी बहुत बढ़िया स्कोर ला के दिया। सर बेसिकली तो मेरे को लगता है कि सारी सब्जेक्ट्स मतलब वीक ही टाइप थे, बस माइंड डेवलपमेंट आप बोल सकते हो थोड़ा मैं स्कोर कर लेता था उसमें। बाकी आप बोल सकते हो जियो मैकेनिक्स वगैरह इस बार मैंने अच्छे से किया उसको, क्योंकि वो काफ़ी वेटेज रखता है। और सारे सब्जेक्ट सर वही मेरे को लगता था मैं बहुत प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन मॉक टेस्ट वगैरह देता नहीं था तो मेरे को पता नहीं चलता था कितना क्या पानी में हूँ। तो इस साल वो मॉक टेस्ट वगैरह दे के पता चला कि नहीं अभी तो करना ही है बहुत कुछ, अभी वीक है। मतलब स्कोर उतना आता नहीं था, तो वही एनालाइज करके वीडियोस देख देख के समझ आया कि अच्छा ऐसे करना है, फिर सर उससे ही हो पाया। ग्रेजुएशन के बाद कई सारे बच्चे, सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है ना, आगे पढ़ाई छूट गया तो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। आप अपने दिन भर के रूटीन को कैसे सेट करते थे, अकाउंटेबल कैसे रखते थे अपने जो भी पूरा दिन है उसको? सर बेसिकली मेरे को इशू हुआ था ये वाला बहुत कॉलेज के बाद, क्योंकि डिसिप्लिन मतलब पहले क्लास जाना है ये करना है तो जल्दी उठ जाओ सुबह, ये सब हो जाता था, प्रेशर रहता था। तो अब फ्री हैंड हो गया एकदम, तो वही थोड़ा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके सुबह उठ के सबसे पहले पढ़ाई कर लिया, उसके बाद फिर बाकी जितना भी काम है वो सब बाद में। प्रायोरिटी बेसिकली सेट कर लेता था मैं, सबसे पहले पढ़ाई कर लेता था सुबह के जो भी है 4-5 घंटे। उसके बाद फिर वही थोड़ा खाना वाना खा के अपना टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे दिया, फिर जो भी रिज़ल्ट है उसके बेसिस पे एनालाइज वगैरह कर लिया और रिवाइज़ वगैरह कर लेता था रात को सोने से पहले। बस ऐसी प्रायोरिटी सेट करके हो जाता था सर, फिर मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करने के बाद। ओके। ये जो फाइनल फेज होता है हमारा, एक तो है कि हम साल भर पढ़ते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं, लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं जो कि एक्चुअली क्रूशियल होते हैं, उसी बीच में हमको कई सारी चीज़ें, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देना है, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी करना है। आपने वो जो फाइनल फेज है उसको कैसे डील करा? सर बेसिकली मेरे को एक बात का रिग्रेट हुआ कि मैं रिवाइज नोट्स नहीं बनाया था, थैंक्स टू माइनिंग ज्ञान फार्मूला बुक। उसमें मैं उसमें उसमें ही मैं काफ़ी फार्मूलाज जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेरे को अपने लिए लगते थे वो मैं लिख के रखता था। और मैं जब प्रिपेयर कर रहा था 4th ईयर में तो मैं अंडरलाइन वगैरह करके रखा था एक एक और आई में और डीजे देशमुख में सारी चीज़ें। तो मैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी करता था मॉक टेस्ट वगैरह दिलाने के बाद कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ये है, तो मैंने रिवाइज तो उससे ही किया है पूरा। सर वही फिर वो टेस्ट वगैरह ही देता था टाइम टाइम पे, और जैसा कि आपने अपने वीडियो में गाइड किया था कि सुबह 9 बजे टेस्ट दो, जो गेट का एक्चुअल टाइम है उस पर, तो वैसे ही मैं प्रैक्टिस करता था सर। आपने मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा तारीफ किया या मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपने जो भी सक्सेस में बताया, तो मॉक टेस्ट दिलाने का एक्चुअल तरीका क्या होता है कि भाई मॉक टेस्ट दिलाया, स्कोर चेक किए, चलो अगले मॉक टेस्ट पे लगते हैं, वहाँ पे क्या स्कोर आ रहा है, या अपने गलतियों को आइडेंटिफाई करना, करेक्ट करना, ओवरऑल आपका एक मॉक टेस्ट के लिए कैसा अप्रोच होता था? सर बेसिकली मेरा तो ये रहता था कि जब तक एक मॉक टेस्ट अगर दे दिया, अगर उसमें रिज़ल्ट अगर ख़राब है या फिर जैसा भी रिज़ल्ट है उसको आपको उसको पूरा एनालाइज करो कि मार्क्स वगैरह कम क्यों हुआ, ये वो जब तक आप एनालाइज पूरा नहीं कर पाते ना, तो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए। मतलब उससे तो सेम ही हो गया ना, अगर आप कुछ इम्प्रूव करके नहीं दे रहे हो नेक्स्ट तो फिर वो कोई मतलब का नहीं है। तो सर मैं इम्प्रूव पहले तो पूरा एनालाइज़ करता था कहाँ क्या वीक है, फिर वो चीज़ पढ़ता था, वो फार्मूला वगैरह रिवाइज़ करता था क्या मेरे को नहीं आता वो सब। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट देता था। जैसे कि मैं ना पहले पहले 2-3 मॉक टेस्ट तो बहुत दिन गैप हो जाता था मेरा, फिर डिसिप्लिन में लाते-लाते हर एक दिन में देने लगा मैं। मतलब आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस भी कर रहे हैं, मतलब एक लंबा समय आपने अपने प्रिपरेशन का सिर्फ इसी काम के लिए दिया जिसका आउटकम आपको मेन एग्जाम में भी देखने मिला। यस सर। जो मेन एग्जाम होता है हमारा, तैयारी एक तरफ, सिलेबस कंप्लीट हमने कर लिया, रिवीजन हमने कर लिया, शॉर्ट नोट्स हमने बनाने लिया, मॉक टेस्ट हमने प्रॉपर दे लिया, एज पर गेट एग्जाम टाइम हमने मॉक टेस्ट दे लिया। फिर भी वो जो 3 घंटा एग्जाम का होता है बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें अगर हम सही से, हमारा माइंडसेट अगर सही नहीं है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अप्रोच हमारा सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा एक्सपेक्टेड मार्क्स है या एक्सपेक्टेड आउटकम है जो एग्जाम से आना चाहिए वो हमारा नहीं आ पाता। तो आपका वो 3 घंटा जो एक्चुअल एग्जाम का था वो कैसे था, कि आपने स्पीड की बात करें, चाहे एक्यूरेसी की बात करें, या फिर क्वेश्चन सिलेक्शन की बात करें, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, उस हाई प्रेशर में कि पिछला साल मेरा एग्जाम भाई फेल कर गया, कि मेरा क्वालिफाई भी नहीं हुआ, ऐसे सिचुएशन में तो और ज्यादा प्रेशर आता है।
आपका वो अप्रोच कैसा था 3 घंटे का? सर जैसा कि आपने बोला प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि लास्ट ईयर क्वालिफाई नहीं था और इस साल मैं प्रॉपर ड्रॉप ही ले चुका था, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा था। तो पेपर आते ही पहले तो रियलाइज़ हो गया कि पेपर बहुत डिफरेंट है इस बार। बाकी जितने भी मॉक टेस्ट दिए वो क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं है, मतलब वैसा कॉन्सेप्ट वगैरह दिख नहीं रहा था मेरे को। लेकिन ये था कि मेरी टेस्ट देने की जो प्रैक्टिस थी वो बहुत काम आई। तो मैं पहले ऐसे करता हूँ कि मैं सारे क्वेश्चंस देख लेता हूँ क्या बनाने लायक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर टफ स्क्रीन में आ गया और उसको देख के अपन डिप्रेस्ड हो रहे हैं तो बाकी का क्वेश्चन ख़राब नहीं होना चाहिए जो आता है। तो मैं सारे क्वेश्चन गो थ्रू करता हूँ पहले, जो भी टाइम लगे 5-10 मिनट। फिर उसके बाद ईजी क्वेश्चन पहले बनाता हूँ, फिर मॉडरेट, फिर टफ जिसमें हाथ पैर मार सकते हैं उसमें हाथ पैर मार के मैं कैसे भी अटेम्प्ट कर ही लेता हूँ। तो इसमें भी वैसा ही हुआ कि क्वेश्चन तो आया, मतलब क्वेश्चंस मेरे को तो मॉडरेट से थोड़े टफ ही लगे इस बार। तो मैं इजी से क्वेश्चन सारे बनाया और जितने मॉडरेट लेवल के थे बना के ख़त्म कर दिया था 2 घंटे में पेपर। उसके बाद फिर जो जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन फिर भी बच गए थे मेरे, तो उसमें ही मैंने ट्राई किया, हाथ पैर इधर उधर मारा। क्वेश्चन कुछ कुछ बने, कुछ कुछ नहीं भी बने, और जो बने थे उसमें जिसमें मेरे को डाउट था मैंने मार्क करके रखा था, उसको चेक किया, रीचेक किया। कुछ कुछ मेरे को गलत लगे, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारा रिस्पॉन्स चेंज भी किया अपना। और बेसिकली फिर आखिरी के आधे घंटे 15 मिनट में मैं बस चेक ही किया, उस टाइम कुछ सॉल्व नहीं किया। तो मतलब 2.5 घंटे में आपका पेपर हाँ, कंप्लीट हो 2.5 घंटे गया, में राइट? ख़त्म हो गया था। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा? सर मैं 10 क्वेश्चन छोड़ा था, बाकी सारे 55 हाँ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट अटेम्प्ट करा किए थे। था। उसमें आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, अगर आपको याद हो तो? सर मैंने सच बताऊं तो मेरे को लग रहा था मेरा पेपर बहुत बेकार हुआ है और इस बार भी कुछ खास होने नहीं वाला है, तो मैं रिस्पॉन्स शीट चेक ही नहीं किया, मैं डायरेक्ट रिजल्ट देखा हूँ। और काफ़ी बढ़िया है। सरप्राइजिंगली ना रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड आया है, वो है। ठीक है कि जब हम किसी एग्ज़ाम को और भी ज़्यादा ऐसा शिद्दत से लग जाते हैं ना, हम्म, तो वो एक डर वाला या रहता है भाई कि कई बार आप नहीं पढ़े रहते हो, ऐसे हम्म, ही चले जाते हो, तो उतना ज़्यादा डर रहता नहीं है। अभी आप बहुत ज़्यादा किसी एग्ज़ाम के लिए अपना जान झोंक दिए हो, उस सिचुएशन में तो और लगता है कि भाई हम्म, अभी क्या ही करके आया हूँ, या एज पर मार्क जो एक्सपेक्टेशन हुआ है नहीं हुआ है। हम्म। तो कई सर सारी और चीज़ें होती है, प्रॉब्लम ठीक है। ये भी थी ना कि हाँ। मॉक टेस्ट में अपन देते थे तो मेरी बैच के थे स्टूडेंट्स, वो काफ़ी अच्छे स्कोर करते थे मेरे से मॉक टेस्ट में। तो उन्होंने शायद रिस्पॉन्स शीट मिलाया था तो मेरी बात हुई थी, तो उस टाइम पे उनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था उतना, तो मेरे को और डर था कि मेरा, ये तो हमेशा ऊपर रहते थे मॉक टेस्ट में, मेरा ख़राब हो गया होगा पक्का। तो मैं मिलाया ही नहीं था, फिर मैं रिज़ल्ट देखा तो था काफ़ी अच्छा आया था रिज़ल्ट। यही चीज़ मैं बोल रहा था, एक्चुअली होता है कि हम पूरा साल अच्छे से देते हैं, मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा करते हैं, रिवीजन प्रॉपर्ली करते हैं, सब चीज़ अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं वो 3 घंटे में क्या हो जाता है, हमारा रिजल्ट एक्स एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आता है। लास्ट ईयर निहारिका लगभग हर मॉक टेस्ट में टॉप करती थी। मतलब अगर 20-30 मॉक टेस्ट में हर मॉक टेस्ट को एक बार एक तो दिला रही थी, फिर ऐसे या तो टॉप करती या टॉप 10 में रहती, लेकिन मेन एग्जाम में उसका अंडर 100 भी नहीं आया। तो ऐसा होता है, और कई सारे अच्छे बच्चे ऐसे भी हैं जो मॉक टेस्ट दिला रहे थे, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा था, वो टॉप 10 में तो कभी आया ही नहीं, लेकिन मेन एग्जाम में टॉप 10 में आ गया। तो वो है कि वो 3 घंटा भी कई बार ऐसा होता है कि भाई हम हमारे सोच से बेहतर हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सोच से बहुत बेकार हो जाता है, तो जिसके चलते हमारा जो भी एक्चुअल रैंक है वो डिसाइड होता है। ठीक है, जैसा भी था, अल्टीमेटली जो आपका 1 साल का जर्नी था, आपका पास्ट था, जो भी जैसा भी आपने बिताया, अल्टीमेटली आज का रिजल्ट मैटर करता है, आपका AIR 16 मैटर करता है। आगे आपका क्या प्लान है, कि मतलब जॉब के लिए सोच रहे हैं, एमटेक के लिए सोच रहे हैं, या कुछ दूसरा ऐसा आपने कुछ सोच रखा है? सर जॉब के लिए अभी तो मैं सोच के रखा हूँ, और मेरा अभी तो फ़िलहाल एमटेक का कुछ प्लान नहीं है। तो एमटेक तो नहीं करूँगा, और जॉब के लिए मैं अप्लाई करने वाला हूँ कुछ जगह प्राइवेट जॉब के लिए जब तक वैकेंसी वगैरह नहीं आती, और साथ ही साथ मैं प्रिपेयर भी करते रहूँगा इंटरव्यू के लिए। ओके, तो फाइनली आप जो आपके जूनियर है, जो माइनिंग ज्ञान के जो आपके जूनियर है, या गेट 2027 के जो भी एस्पिरेंट है जिस बार तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किन बातों का वो ध्यान रखें, किन बातों को वो अवॉइड करें अपने एग्जाम प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में? सर वही है कि मेहनत तो करना चाहिए, चाहे रिज़ल्ट आए या ना आए। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो करते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, उसको टाइम दो, आप प्रायोरिटी सेट करो अपना कि आपके लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। और मेरे को रिग्रेट रहेगा कि मैंने फुल मतलब अपने गेट प्रिपरेशन जर्नी में माइनिंग यान का
सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था लाइव क्लासेस का, तो वो लो, क्योंकि उससे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके। अपने को बहुत बार लगता है कि माइनिंग ईज़ी है, ये वो अपने से हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता वो चीज़ जो अपन सोच रहे होते हैं। तो उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ वगैरह दिलाना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अपने आप को चेक करो कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, फिर उसके हिसाब से प्रिपेयर करते जाओ और हर दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते जाओ अपने अंदर। ओके, थैंक यू सो मच चमन, अपना टाइम देने के लिए, हमारे बीच आने के लिए, अपने वैल्यूबल फीडबैक शेयर करने के लिए, अपना गेट 2026 एग्ज़ाम प्रिपरेशन का कंप्लीट जर्नी हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।